जो है वो जिंदा जानवर का है। ये जिंदा जानवर का गोश्त नहीं है, ये मरे हुए जानवर का गोश्त है। ये भाईजान ये कलाम पाक है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरा माल एक नंबर का था, इससे आगे मेरे पास उम्मीद नहीं है कुछ भी किसी भी इलाके वाले को समझाने। गोश्त जो था बिल्कुल जैनमन था और किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मरे हुए का गोश्त जो है टांग के बेचे। मौका नहीं मिला भाई, मुझे मौका नहीं मिला भाईजान। मैंने सफाई देने की कोशिश करी, मुझे मौका नहीं मिला। अगर किसी ने कंप्लेन करी थी वो आके जस्टिफाई करती, टेस्ट करती, चेकअप करती, गलत होता तो इलाके पे गर्दन काट देती। बस हमने तो 380 रुपये किलो गोश्त बेचा है, अब दुनिया उसको 500 रुपये किलो लगा रही है, हमें नहीं पता। 380 रुपये किलो पूरी दिल्ली में गोश्त बिक रही है, आप कहीं के भी रेट पर्ची दिखा, बता तो रहा हूँ, पर्ची दिखा मुझे। स्लेटर हाउस का पर्ची, ये पर्ची मांग रही थी, ये पर्ची वो मांग रही थी, तो उन्हें दिखाता तो मैं जब वो मुझे वो थोड़ा सा वक्त देती। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं फिर वहीं आ चुका हूं जहां कल नाजिया दानिश जो काउंसलर हैं अरशद बब पॉइंट पर, जिन्होंने आकर जो है साबित करने की कोशिश करी थी कि यहां पर मुर्दार का गोश्त मिलता है, और अरशद को जो है पुलिस लेकर गई थी। सारा गोश्त इनका लगभग 1.25 लाख रुपए का जो था वो सारा बर्बाद हो गया। और अरशद इस टाइम हमारे साथ में मौजूद हैं, आप सामने देख रहे होंगे क्या कुछ हुआ, मामला पूरा कल सुबह से अब तक का बातचीत करते हैं। आइए अरशद से क्या उनका कहना है। और दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है अरशद। जैसे कि आपने वीडियो देखी कि नाजिया दानिश ने, यही वो दुकान है जहां पर आकर सुबह सुबह में आकर उनको इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गोश्त मुर्दार का है। कल ऐसा अचानक क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा बताएं हमें। भाईजान ऐसा हुआ था, जैसे इलाके में और भी दुकानें खुली हुई थी, तो उनको देखते हुए मैं भी गोश्त ले आया था थोड़ा सा। और रही बात गोश्त लाने की, उनका सवाल ये था सबसे पहले कि जी गोश्त कहाँ से लाया आप। मैं उनको ये जवाब भी दे रहा था, शायद आपने वीडियो ढंग से देखी हो। मैं उनसे कह रहा था कि डिलाइट के पीछे गोश्त बहुत सारा मिलता है, आप किसी भी टाइम जाके इंक्वायरी कर लीजिए। सेलमपुर में गोश्त नाले के पास कई दुकानों पे मिलता है, आप वहाँ जाके ले आइए। खादर में कई दुकानों पे मिलता है, वहाँ से ले आइए। नांगलोई में कई दुकानों पर मिलता है, आप वहाँ से ले आइए। एक इंदरलोक में भी गोश्त मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर स्लेटर हाउस बंद है तो इन जगहों पर भी गोश्त मिल जाता है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि अगर स्लेटर हाउस बंद है और हमारे पास उस चीज़ की पर्ची नहीं है, तब डॉक्टर साहब आते हैं, उस चीज़ का चालान कर जाते हैं कि भाई आप एमसीडी से, स्लेटर हाउस से आपने गोश्त नहीं कटवाया तो हम आपका चालान करेंगे। तो चालान करने का राइट है। अब रही बात हमारे परशद साहिबा की, वो एक लास्ट वीडियो मैंने देखी परशद साहिबा की। परशद साहिबा ने उसमें कहा है कि जी मेरे पास कॉल आई थी, कंप्लेन आई थी अरशद की, तब मैं उसकी दुकान पर गई थी। तो कंप्लेन की बात मैं परशद साहिबा से एक अपील करूँगा, चलिए कंप्लेन आई थी या किसी की तरह की कोई बात हुई थी तो वो मेरी शॉप पर आती और मेरी शॉप पे माल को देखती और कहती अरशद ऐसा है बेटा, तुम्हारे पास 50 टुकड़े टंग रहे हैं या 20 टुकड़े टंग रहे हैं या 10 टुकड़े करना है, मुझे हर एक टुकड़े की 5-5 बोटियाँ चाहिए या 2-2 बोटियाँ चाहिए। मैं फॉरेंसिक लैब भेजूँगी, उन्हें टेस्ट कराऊँगी। आपके ऊपर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम आया है, अगर उसमें साबित हो जाता तो मेरे भाई खुदा की कसम चौराहे पे खड़ा करके गर्दन काट देते आप मेरी। मैं उफ़ नहीं करता, गोली मारते दिमाग के बीच में, मैं उफ़ नहीं करता। लेकिन नाजायज़ आकर वो आई, आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट यही इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, मुर्दारी का गोश्त, मुर्दारी का गोश्त। कस्टमर जा रहा है, उससे कस्टमर से कहती हैं कि आपको मुर्दारी का गोश्त खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैडम इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। मेरे घर वालों ने आपको वोट दिया है, दानिश साहब को वोट दिया है, आपको वोट दिया है। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, मैं अब भी आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने मेरे साथ बड़ा गलत करा है। आपने पूरी दिल्ली में छोड़े, आपने पूरे वर्ल्ड में मुझे फेमस कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया, मेरी शॉप को बदनाम कर दिया। मेरे बाप की दुकान ये 2003 से है, आज 23 साल मेरे बाप की दुकान को हो गए। 2013 में उनका इंतकाल हो गया था, 13 के बाद मैंने संभाली है। मेरे 23 साल की मेहनत को, 23 साल के नाम को मेरा मिट्टी में मिला दिया गया भाईजान। मुझे इस बात से दुख है, बस इस बात से थोड़ी सी नाजिया दानिश साहिबा से थोड़ी सी शिकायत थी। बाकी मुझे उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना कि उन्हें मुझसे है। अगर उन्हें अपना फ़र्ज़ समझ के वो हमारे इलाके की परिषद है, अगर उन्हें कोई गलत चीज़ लगी थी, आप आती चेक करवाती, अगर मैं गलत होता तो जो चाहे सज़ा देती। जो चोर का हाल था वो मेरा हाल। अरशद, आपसे पहले भी कहा गया था, वार्न किया गया था आपको कि
गोश्त अंदर बेचे बाहर का बेचे? भाईजान इस इलाके में आप इस इलाके में किसी भी शॉप पर आके एनी टाइम एनीवेयर आप आके देख सकते हैं इस इलाके में क्या रूल है। देखो एमसीडी का रूल से चलेंगे तो यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं चला सकता, किसी की भी दुकान एमसीडी के रूल के मुताबिक नहीं है। एमसीडी के रूल की बात करेंगे तो एमसीडी का कहना है बिल्कुल सुरंग में पैक करके माल बेचो, डीप फ्रीज़र में माल बेचो, एनी टाइम फ्रोज़न माल बेचो। एमसीडी के तो बहुत सारे प्रशासन है भाई, कोई माल नहीं बेच सकता है। आप किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, ऐसे ही बाहर लटका रहता है, ऐसे ही गोश्त बिकता है। मुझे किसी तरह का वार्न नहीं करा, लेकिन ये गलत है चीज़। लेकिन मैं आइंदा से इस चीज़ की ताकीद करूँगा। इंशाल्लाह गोश्त अंदर ही करके बेचूँगा, तरीके से बेचूँगा, कवर्ड करके बेचूँगा और एमसीडी के रूल के मुताबिक बेचूँगा। अच्छा अरशद, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइसेंस भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये भी हो रहा था कि आपके पास लाइसेंस है नहीं? लाइसेंस के साथ है भाई, मेरे पास लाइसेंस है। ओखला में, यहाँ पर इस इलाके में, इस एरिया में सबसे पहला लाइसेंस मेरा भाई। ये पर्ची भी है और मेरे पास देखो पर्चियाँ भी होती हैं। पर्चियाँ दिखाइए जरा, देखिए आप पर्चियाँ क्या ऊपर है। ये इस तरह की पर्चियाँ, मैं पर्ची का माल भी लाता हूँ। इस तरह देखिए आप, ये होती है मेरे पास ये गाजीपुर के स्लेटर हाउस की पर्चियाँ होती हैं। ये देखिए हर दिन की मिलेगी आपको। ये देखिए भाईजान, ये देखिए भाईजान, मेरे पास सब पर्चियाँ होती हैं। ये देखिए भाईजान, ये देखिए भाईजान, ये देखिए भाईजान, ये और भाईजान ये एमसीडी की पर्चियाँ सारी, ये देख सकते हैं आप। ये रोज़ एमसीडी का स्लेटर हाउस का पर्चा। ये पर्ची मांग रही थी, ये पर्ची वो मांग रही थी, तो उन्हें दिखाता तो मैं जब वो मुझे वो थोड़ा सा वक्त देती। मुझे वक्त ही नहीं मिला किसी चीज़ का, फ़ौरन सारा मामला ऐसे ही हो गया बस। बाकी मुझे और कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इतना सा क्लियरेंस करना था कि मैं सही हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, रोज़ी रोटी देने वाला मालिक है। ये क्या आपकी दुकान से गोश्त का सैंपल लिया गया? सैंपल लेकर अब फॉरेंसिक लैब गया, पूरा गोश्त ही चला गया। अब वहाँ से क्लियरेंस आई, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्लियरेंस कब तक आती है अरशद? ये मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या है क्या नहीं। आएगी इंशाल्लाह। आते ही मैं आपको वो भी रिवील करूँगा, इंशाल्लाह अपने पेज पर डालूँगा, वो भी आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने यही कह दिया था कि गोश्त एक नंबर का, ऐसी बात भाई। अब उनको, अब ये मेरे ऊपर तो भाई सरासर इल्ज़ाम है ना। ये आप किसी को भी कैसे कह दोगे कि ये चोर है यार? आप पहले साबित करोगे ना यार। किसी भी तरह की अगर कोई बात होगी, अगर मैं चोर हूँ तो मेरे खिलाफ़ आपको कोई सबूत भी तो मिलेगा। आप सबूत लेते, चेक करते, अगर मैं मुजरिम साबित होता तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल करता। अच्छा अरशद, कितने बजे का टाइम था जब वो आई? शायद 12:15, 12, 12:30 बज रहे होंगे और मुझे पक्का ध्यान नहीं। दुकान में था पूरी तरीके? जी बिल्कुल था भाई यार। कितने का गोश्त होगा? कम से कम लाख, सवा लाख रुपए का गोश्त था। कितना बेच चुके थे? कुछ नहीं बेचा था, उसी टाइम तो आए थे हम थोड़ी देर पहले। क्या हुआ? सिर्फ दुकान खोले हुए मुझे 15 से 20 मिनट हुए थे भाई। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद वो एमसीडी ले गए उनको गोश्त को, बस फिनाइल वगैरह फिनाइल डाल दिया उसमें गोश्त में। पूरे नुकसान हो गया? जी मेरा नुकसान हो गया भाई, नुकसान होगा। 1.25 लाख रुपए का कम से कम। अच्छा सुना है कि आपकी मम्मी भी इस टाइम जो है दिल्ली से बाहर हाँ, मेरी है, मम्मी काफ़ी परेशान है। अभी क्या रहा? अभी आप छूट के आए हैं तो क्या रहा? ना कोई नहीं, मैंने उन्हें समझा दिया कि मैं घर आ गया हूँ, अब तसल्ली से ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। कमेंट्स में भी कह रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी कह रहे थे कि आपका कोई भाई है जो ओखला विहार में दुकान है जिसकी, उसकी भी दुकान पर जो है ऐसी इल्ज़ाम लगा था और सील हुई थी। भाईजान उसकी दुकान सील हुई थी, बिल्कुल हुई थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस वक़्त भी मैंने आप उसको क्लियरेंस दी थी, लेकिन ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, ना साबित हुआ था। अगर साबित होता तो इस तरह की बात नहीं होती, शॉप हमारी दोबारा नहीं ओपन होती। हम बिल्कुल हम ठीक थे भाई, अल्लाह हमारे साथ था, इलाके वाले हमारे साथ थे और इलाके वाले हमारे। बस होने वाली बात है, हमारे दुश्मन भाई कहाँ से निकल जाए, कौन हमारे साथ करे, मुखबर कर दे, वही बदनाम होता है। अब भाई हम पता नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, वही हमारा दुश्मन है, पीठ में खंजर भोंक दे, हम क्या कर सकते हैं भाई। और रही बात, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा सबसे मैं, नाजिया दानिश हमारी माशाल्लाह 4 साल 5 साल तक रही हैं यहाँ। वो तो खैर 1 साल जीती हैं, 4 साल दानिश भाई जीते हैं। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई भाई उनके रहते, ना दानिश भाई के रहते, ना नाजिया दानिश के रहते। ये तो एक पहला वाक़या ऐसा था जो हमारे साथ ये वारदात हुई है, वो भी किसी ने उनसे कहा होगा ज़रूर, मैं अब भी कह रहा हूँ, उनकी गलतफहमी है, उनसे किसी ने कंप्लेन करी होगी। लेकिन उन बस मेरी उनसे यही शिकायत है, अगर किसी ने कंप्लेन करी थी वो आके जस्टिफाई करती, टेस्ट करती, चेकअप करती, गलत होता तो इलाके पे गर्दन काट देती बस। वो कह रही थी कुरैशी कमेटी वालों ने कंप्लेन की। तो कुरैशी कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बिरादर हैं, एक सामने तो आ जाए
एक मेरे सामने तो कंप्लेन करे, पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले बहुत हैं। अब उसमें कौन कौन कहाँ से खंजर भोंक रहा भाई मेरे पीठ में मुझे नहीं पता। ये मेरे इलाके वाले हैं, आप इनसे रिव्यू ले लें। ये मेरे बड़े भाई हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, यहीं सामने ही घर है। आप इनसे पूछ लिए कभी इन्होंने 19-20 बात देखे, कभी आप पूछें आप इनसे। जी क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ पर जो कल हुआ? मैं जो हूँ, ये मेरे सामने बच्चे हैं और मैं ज़माने से मेरा घर ये रहा। इनका गोश्त जो था बिल्कुल जैनमन था, इनका गोश्त जो था बिल्कुल जैनमन था। और किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मरे हुए का गोश्त जो है टांग के बेचे। किसी भी कसाई में इतना दम नहीं है कि मरे हुए का गोश्त जो है टांग के बेचे। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल जैनमन गोश्त था, एक नंबर का गोश्त था। उन्हें गलत फहमी हो गई। अगर वो आती, हाँ भाई चेक करवाती है, लैब में चेक करवाती है, उसके बाद डिसीजन लेती है वो क्या मुर्दार था ये। तो भाई यही कहने का उन्हें गलत फहमी है और कुछ नहीं है भाई। हाँ गलत फहमी है। शिकायत तो कर रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ के पब्लिक ने शिकायत नहीं, पब्लिक ने किसी ने शिकायत नहीं करी। पब्लिक ने किसी ने शिकायत नहीं करी है। कोई पब्लिक शिकायत नहीं कर सकता। तो कहाँ से ये शिकायत आई? अब आपने बाप बता तो रहे, इनकी बिरादरी ने किसी ने फ़ोन करा उन्हें कि वो यहाँ आई, तो यहाँ आई मुर्दार होता तो चेकअप करवाते ना, पहले उसका चेक करवाते ना। एक ही तो मुर्दार कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। चेक करवाते पहले उसे और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं आपके भाई ये मुर्दार था। भाईजान अगर पब्लिक शिकायत करती तो आवाम ओखला की मेरे साथ नहीं होती भाईजान। पब्लिक अगर शिकायत करती, मेरे इलाके वाले मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सब भाई हों या मेरे सारे इलाके वाले भाई हों मेरे साथ हैं, क्योंकि सबको पता है मैं सही हूँ। अगर मैं गलत होता तो सबसे पहले यही लोग मेरे जो यहाँ पे गर्दन काटते। ऐसी बात है। अच्छा, जब मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। अच्छा लास्ट में एक सवाल ये रह गया हमारा, उन्होंने ये भी कहा है कि 250 से 300 रुपये किलो बिकने वाला गोश्त को ये लोग 500 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो इसमें क्या है? हाँ मैं आप इसकी बात बताऊँ। अभी 1 महीने नहीं, कम से कम 3 महीने पहले गोश्त का चार्ज था हमारे 320 रुपये किलो। ये भाई खरीदते हैं, आप पता करिए 320। अभी ऐसा हुआ, पीछे से माल की शॉर्ट हुई, एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा हुई तो माल का रेट बढ़ने लगा भाईजान। अब स्लेटर हाउस में कम से कम 55-60 रुपये किलो बढ़े हैं, तो एकदम से पब्लिक को 60 रुपये बढ़ गए। हमने तो 380 रुपये किलो गोश्त बेचा है। अब दुनिया उसको 500 रुपये किलो लगा रही है, हमें नहीं पता। 380 रुपये किलो पूरी दिल्ली में गोश्त बिक रही है। आप कहीं के भी रेट ले लो, 380 से 370 बिक रही हो, तो जो चोर का हाल वो हमारा हाल करो। 380 को उन्होंने 500 कह दिया। अब पता नहीं उन्होंने किसी से 500 खरीद लिया या 600 खरीद लिया, उसका उन्होंने दंड हम पे भर दिया। जिससे 600 का ख़रीदा आप उस पर दंड भरो ना। हमने तो 380 बेचा, हमसे 380 की बात करो। 380 से अगर कहीं कम बिक रही है तो हम गुनहगार हैं। होते हैं पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी सोचे तो आंटी के मतलब माँ भी होती है, आंटी का मतलब फुप्पो भी होती है, आंटी का मतलब खाला भी होती है। हर चीज़ होता है आंटी के अंदर। ऐसा नहीं है आंटी का मतलब वो आंटी हैं बड़ी उम्र की हो गई। हमारी आंटी हमारे शुएब दानिश भाई की वाइफ है तो हमारी भाभी भी हो। आंटी के 50 तरीके होते हैं। आंटी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी उम्र की हो हम आंटी जब कह रहे हैं, लेकिन नहीं मैं तो उनसे, हाँ मुझे मौका नहीं मिला भाई, मुझे मौका नहीं मिला भाईजान। मैंने सफाई देने की कोशिश करी, मुझे मौका नहीं मिला इतना सा भी मौका नहीं मिला। एक मुझे ज़रा सी सफाई का मौका देते। मैं तो आंटी ही कहता रहा। मैंने आंटी मेरी बात तो सुनिए, आंटी मेरी बात तो सुनिए। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, वो गया हुआ है, वो मेरे साथ, उसे नीचे उतार रही हो। मालिक को आप नीचे उतार रही हो, वो माल का मालिक है, वो मेरे साथ रहता है, मेरा भाई है, छोटा खाला का बेटा है। अब ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये मेरा खाला का बेटा है। ये कोई नौकर नहीं है इस दुकान पे। ऐसा नहीं है नौकर है या नौकरी कर रही है इसको झड़प दे रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहता है, मेरी खाला का बेटा है, ये मेरे साथ है, माल का मालिक है। इससे कह रही है नीचे उतर। जब उन्होंने गलत अल्फाज यूज़ करा जी ये मुर्दारी का गोश्त, तो इन्होंने कहा आप साबित क्या कर रही हैं। इसने ये कहा आप गलत क्यों कह रही हैं। इसने कोई गलत बात नहीं करी भाईजान। बस हम इतना ही कह जाएंगे अपनी परशद साहिबा से। बाकी एक चीज़ मैं लास्ट और करना चाहता हूँ, इसके अलावा पूरी आवाम के सामने मेरे अंदर दम नहीं है, मैं उन सबको सफाई दूँ। ये देखिए भाईजान, ये कलाम पाक है, मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, मेरा माल 1 नंबर का था। इससे आगे मेरे पास उम्मीद नहीं है कुछ भी, किसी भी इलाके वाले को समझाने। बस अगर कोई मुसलमान भाई मेरा यकीन करना चाहता है करे, इसके बाद नहीं करे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे अल्लाह से मतलब है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया। बस आदमी लेके जाता है खाता है, ये सब सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। गलत इल्ज़ाम है भाई ये भी मैं लेके जाता हूँ बराबर, हफ्ते में 2 बार 3 बार लेके जाता हूँ, बना के खाता हूँ मैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बोल रही हो कि मामला ख़राब है, आप जो कोई बोला भी है तो उसको सामने खड़ा करो।
हम भी तो जानना चाहिए कि कौन किया है। आज अरशद को इतना मजबूर होना पड़ गया कि कलाम पाक की कसम खानी पड़ गई सबके सामने। तो गलत है ना मेरे भाई, गलत करेगा तो कोई अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी करेगा ना कि हम सही हैं। जो गलत है वो गलत ही होगा। कुरान शरीफ, बिल्कुल है। कुरान शरीफ की कसम खाली है और कुरान शरीफ इतनी बड़ी किताब है कि इसके बराबर कोई किताब नहीं है। अगर अब भी आदमी से शक करेगा तो आपको तो पता है किस मसरत में क्या होता है। तो कुरान शरीफ के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। कुरान शरीफ और किताब की कसम खाली है तो भाई अल्लाह जाने और ईमान जाने इसका। बेशक सही बात है।